बच्चों आज हम बायो के चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन को समझेंगे। जी तो बेटा सवाल नंबर 1 देखें। एनलिस्ट करें। एनलिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट बनाएं द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन का, इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है उसके जो मेन यानी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको लिस्ट की शक्ल में लिख दें। जी बेटा तो आपने इस डायग्राम पे आ जाना है जो कि आपको पेज नंबर 39 पे मिलेगी। सो आपने ये 4 नाम लिखने हैं। एक किडनी है, दूसरा यूरेटर है, तीसरा यूराइनरी ब्लैडर है और चौथा बेटा यूरेथ्रा है। इन 4 को 4 लाइनों में एक एक पॉइंट बना के लिख दें और इस तरह से आपने लिस्ट बना ली। ये हमारा यूराइनरी सिस्टम हो गया। जी बेटा दूसरा सवाल देखते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब। ब्रीफली का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी शॉर्ट के तौर पर ना, मुख्तसर। डिस्क्राइब करें दैट हाउ किडनीज कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि किस तरह से हमारी जो किडनीज़ हैं वो ब्लड यानी खून की कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली वही पूछ रहा है कि किस तरह से किडनीज़ ब्लड को साफ़ करती हैं, यानी उसमें से वेस्ट को निकालना और अच्छी चीज़ों, काम की चीज़ों को रह देना, यही तो होता है उसकी कंपोजिशन को कंट्रोल करना। सो हमने बस ये बताना है कि किडनी किस तरह से ब्लड को साफ़ करती है। जी बेटा तो आपने इस टॉपिक में आ जाना है फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। हमने किडनी का फंक्शन ही बताना है ना। सो पहला काम क्या करती है? प्रेशर फिल्ट्रेशन करती है। देखिए मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब आपने सिर्फ मेन बातें लिखनी है। प्रेशर फिल्ट्रेशन की एक एक लाइन लिखनी है। सो प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या लिखेंगे आप? तो बच्चे आप लिखेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन में मूविंग वेस्टेज। इस प्रोसेस में वेस्टेज यानी ख़राब चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस वो खून की कैपिलरीज होती हैं ना, नालियाँ होती हैं, तो वहाँ से वेस्ट मूव करके किधर को जाते हैं? बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जो कि बेसिकली नेफ्रॉन का पार्ट है और नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है। ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब ब्लड उसमें एंटर होता है ना ग्लोमेरुलस में, तो उसका प्रेशर हाई होता है। उस हाई प्रेशर की वजह से वेस्टेज वहाँ से निकल जाते हैं। जी बेटा उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है, दूसरा स्टेप है वो रीअब्जॉर्प्शन है इसी शॉर्ट में। तो आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ से मैंने यूज़फुल मटेरियल, रीअब्जॉर्प्शन यानी दोबारा एब्जॉर्ब कर लेना काम की चीज़ों को, ठीक है। यूज़फुल मटेरियल्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यही होता है ना जो मटेरियल इस साथ वाले बोमेन कैप्सूल में आता है ना ग्लोमेरुलस से, इस मटेरियल का नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये क्या होता है? गंदा मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन अगर उसमें कोई काम की चीज़ है ना तो वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाएगी। सो मैनी यूज़फुल मटेरियल आर रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड कैपिलरी। दोबारा से ब्लड में डाल दिया जाएगा काम की चीज़ें, यूज़फुल मटेरियल। और वह ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग होती है, इर्द गिर्द होती है रीनल ट्यूब्यूल, यानी इस सारी ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है इसके गिर्द। जी बेटा और तीसरा जो स्टेप है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब देखें अगर ये जो ब्लड कैपिलरी है जो रेड है, खून की नाली है, अगर इसमें अभी भी कोई मटेरियल ऐसा रह गया है जो कि ख़राब है, वेस्ट है, तो उसको दोबारा से सिक्रीशन, एस लिखा है ना, सिक्रीशन, सिक्रीट किया जाएगा दोबारा से इस नेफ्रॉन के अंदर या किडनी के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो कहता है व्हेन यूज़फुल मटेरियल आर रीअब्जॉर्ब, जब यूज़फुल मटेरियल को हम रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं ना इनटू ब्लड के अंदर, क्योंकि वो काम की चीज़ें हैं, तो सम ऑफ द रिमेनिंग वेस्टेज प्रेजेंट इन द ब्लड। तो अगर ब्लड के अंदर अभी भी प्रेजेंट है रिमेनिंग वेस्टेज, ख़राब चीज़ें, तो उनको सिक्रीट किया जाएगा फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू रीनल ट्यूब्यूल। इन ब्लड से निकाल के इस रीनल ट्यूब्यूल को दे दी जाएगी वो रिमेनिंग वेस्टेज। जी बेटा यूँ आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। नेम द मेजर पार्ट्स ऑफ आ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के मेजर पार्ट्स लिखने हैं। जी बेटा तो आपने इस पेज पे आ जाना है जो कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी वाला ही पेज है। उसके ऊपर लिखा है कि जो नेफ्रॉन है ना उसके 2 पार्ट हैं। एक है रीनल कॉर्पसल, हमने पढ़ा था चैप्टर में, और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। अब अपने हेडिंग देके ना नीचे 2 पॉइंट बनाने हैं, क्योंकि रीनल कॉर्पसल की भी थोड़ी बहुत डिटेल लिखनी है और सिर्फ ये नाम लिखने कि रीनल कॉर्पसल जो पार्ट है ना उसमें एक ग्लोमेरुलस पोर्शन होता है और एक बोमेंस कैप्सूल होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, पहले आपने लिखना है रीनल कॉर्पसल, उसके नीचे इस तरह पॉइंट बना के ग्लोमेरुलस लिख दिया, उसके नीचे पॉइंट बना के बोमेन कैप्सूल लिख दिया। फिर दूसरा नंबर इसी तरह से देना है, यानी दूसरा पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल, और उसके नीचे 3 पॉइंट आएंगे।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले का एक पॉइंट आएगा, ये रीनल ट्यूब्यूल का मज़ीद पार्ट है, और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये तीनों पार्ट मैंने आपको पढ़ाए थे कि ये रीनल ट्यूब्यूल के आगे 3 पार्ट हैं। तो एक पार्ट रीनल कॉप्सल लिख दिया, एक रीनल ट्यूब्यूल लिख दिया, देन आपने 3rd नंबर देकर ये कलेक्टिंग डक्ट लिख देना है। और यूँ ये नेफ्रॉन का जो पार्ट्स हैं वो बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। व्हाट मटीरियल्स इन डाइट, डाइट यानी खुराक के अंदर कौन से ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जो कि कैन कॉज किडनी स्टोन, जो कि किडनी के अंदर पत्थरी स्टोन पत्थर पैदा कर सकते हैं। देखिए बच्चे, इस सवाल में ना कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, वो समझेंगे शायद हमसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिससे किडनी स्टोन हो रहा है। नो, ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि कौन सा मटीरियल है डाइट के अंदर। देखिए डाइट पूछे सवाल अलग बनेगा, मटीरियल के नाम लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, ये नहीं लिखना पड़ेगा कि डाइट कौन सी इस्तेमाल होगी। जी बेटा, आपने किडनी स्टोन वाले टॉपिक पे आ जाना है। यहाँ पर आपको कॉजेज़ मिलेगा, कॉजेज़ में ही इसका आंसर है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सालेट। तो मटेरियल के नाम चाहिए हमें, एक कैल्शियम ऑक्सालेट मटेरियल है, एक कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट मटेरियल है, ठीक है, जो कि डाइट के अंदर होंगे। तो आगे डाइट के नाम लिखे, ग्रीन वेजिटेबल, फैट, डेयरी प्रोडक्ट। अगर कोई बच्चा ये लिख दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ यही लिखे तो मसला है, क्योंकि मटेरियल तो पूछा है ना, तो ये भी लिखना है। और लास्ट में आपने साथ में ये भी लिख देना है एक्सेस यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड से भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर बनेगा। मटेरियल ये जो मैंने ग्रीन शेड किया ना, ये मटेरियल के नाम है, ये लाजमी होने चाहिए। और अगर कोई बच्चा डाइट के भी नाम लिख दे, जैसा कि ग्रीन वेजिटेबल, फैट, डेयरी प्रोडक्ट, तो भी कोई मसला नहीं है। जी बेटा, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू मीन बाय लिथोट्रिप्सी। तो हमने लिथोट्रिप्सी चैप्टर में पढ़ा था, अब हम सरसरी सा देख लेते हैं क्या होता है। जी तो बेटा, यहाँ पर लिथोट्रिप्सी का शॉर्ट है और जस्ट एक पैराग्राफ उसका आंसर है, क्विकली समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक सब्जेक्ट है, एक बंदा है जिसकी किडनी के अंदर उसको यहाँ पर ना जूम किया है, किडनी के अंदर ये स्टोन आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज। तो किडनी के अंदर उसके स्टोन है और हम ये वेव्स उसके ऊपर, स्टोन के ऊपर मार रहे हैं जिनका नाम है शॉक वेव्स, ठीक है। सो यहाँ पर वेव इस सोर्स से निकल रही हैं और किडनी के ऊपर स्टोन जो है, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसके ऊपर मारी जा रही है। एज अ रिज़ल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उस स्टोन के स्मॉलर पीसीज हो चुके हैं, छोटे टुकड़े हो चुके हैं, और वो छोटे टुकड़े पेशाब यानी यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे और यूँ लिथोट्रिप्सी से किडनी स्टोन का इलाज हो गया। सो लिथोट्रिप्सी इज़ अनदर मेथड फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, ये किडनी स्टोन का रिमूव करने का मेथड है। इन लिथोट्रिप्सी नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स, ये जो शॉक वेव्स होती हैं ये नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं, आर फायर्ड ऑन किडनी फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड यानी बाहर से हम फायर करते हैं बेटा ये वाली शॉक वेव्स, ठीक है। द वेव्स हिट द स्टोन, ये वेव्स जाके स्टोन को मारती हैं एंड ब्रेक दैम इनटू स्मॉलर पीसेस, और उससे छोटे छोटे टुकड़े पैदा हो जाते हैं, विच पास आउट थ्रू यूरिन, जो कि यूरिन के ज़रिए से बाहर चले जाते हैं। जी बेटा, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन किडनी फेलियर। आपने किडनी फेलियर की डेफिनेशन लिखनी है एंड नेम द ट्रीटमेंट्स फॉर किडनी फेलियर, और किडनी फेलियर के जो इलाज है ना उनके जस्ट नाम लिखने, शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उनकी डिटेल नहीं लिखनी। जी तो किडनी या रीनल फेलियर का टॉपिक है। इसमें हमने देखा था कि अगर किडनी एक या दोनों अगर वो काम करना छोड़ दें तो इस कंडीशन को बोलते हैं किडनी फेलियर। सो कहता है व्हेन वन और बोथ, जब एक या दोनों किडनीज आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, वो अपना फंक्शन, अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी फंक्शन क्या है, रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड, ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालना, गंदा मटेरियल निकालना, यही तो किडनी का काम है ना, और यही नहीं कर पाते, तो कंडीशन इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। तो बच्चे इस कंडीशन का नाम है किडनी फेलियर। तो ये डेफिनेशन आपने लिख देनी है, चाहे तो आप दरमियान वाली ब्रैकेट छोड़ सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। देन उसमें जो उसका ट्रीटमेंट है ना, उसके 2 नाम हैं, 2 ट्रीटमेंट है। एक आपने डायलिसिस लिखना है और एक आपने लिखना है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये 2 नाम है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि ये तो बहुत छोटा है, तो उसके साथ सिर्फ एक काम कर ले कि डायलिसिस की जो आगे 2 टाइप्स है ना, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, इनके भी जस्ट नाम लिख दे डायलिसिस के नीचे पॉइंट्स बना के ना। सो उससे मज़ीद 2 लाइनें में इजाफा हो जाएगा, एक लाइन में हीमोडायलिसिस लिख देना और एक में पेरिटोनियल डायलिसिस। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 में बोला गया डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क करें बिटवीन, दरमियान, किस किस के दरमियान, 5 चीज़ें, ये 5 पार्ट हैं, 5 सवाल हैं।
तो एक पार्ट एक अलग से शॉर्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में ही मज़ीद 5 शॉर्ट है। तो आपने बेटा एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन में फ़र्क बताना है। जी बेटा, तो एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन में यहाँ पर पॉइंट्स लिखता रहूँगा आपके लिए और आप कॉपी कर लेना। सो एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम बॉडी। देखिए हमारी बॉडी में ना मेटाबॉलिज्म होता है, रिएक्शंस होते हैं, और जाहिर है किसी भी रिएक्शन में वेस्ट तो पैदा होना है ना, तो ऐसा वेस्ट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, और इसका रिमूव करना बॉडी से, जिस्म से, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी जिस्म से वेस्टेज का रिमूव करना। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वाटर और साल्ट, हमारी बॉडी में वाटर भी है और साल्ट्स भी हैं, इनको रेगुलेट करना, यानी पानी ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ जाए या कम ना हो जाए, साल्ट एक नॉर्मल अमाउंट में बॉडी में रहने चाहिए ना। सो वाटर और साल्ट को रेगुलेट करना, मेंटेन करके रखना, इस प्रोसेस का नाम है ओस्मो रेगुलेशन। जी बेटा, दूसरा पॉइंट देखें कि एक्सक्रीशन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होने हैं ना, वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो यूरिया हो सकता है, वो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कुछ जहरीले मादे हो सकते हैं टॉक्सिन्स, या कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बॉडी के लिए वेस्ट ही होती है ना। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। सो ये वेस्टेज हो सकते हैं। और ओस्मो रेगुलेशन में पॉइंट तकरीबन सेम है कि हम अगर पानी या सॉल्ट एक्स्ट्रा हुआ ना बॉडी में, तो उसको रिमूव करेंगे ओस्मो रेगुलेशन के ज़रिए। जी बच्चे, तीसरा पॉइंट भी देख लें। एक्सक्रीशन करता कौन है? डन बाय किडनीज़। किडनीज़ रिमूव करती हैं इन वेस्टेज में से यूरिया को, यूरिन के ज़रिए। नाम से भी आपको आइडिया, अंदाज़ा या याद हो जाएगा कि किडनीज़ यूरिन बनाती है ना, तो उसमें से यूरिया होता है, तो किडनी यूरिया वेस्ट को रिमूव करती है। उसके अलावा स्किन है, स्किन से जब पसीना निकलता है ना, तो उसमें से भी कुछ ख़राब चीज़ें, टॉक्सिन्स वगैरह या यूरिया वगैरह कुछ हद तक निकल सकता है। और फिर हमारे लंग्स भी तो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बने हैं, उसको रिमूव करते हैं। लिहाजा ये 3 ऑर्गन्स हैं, किडनीज़ हैं और स्किन है और जो लंग्स हैं, ये हमारा एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। जबकि ओस्मो रेगुलेशन मेनली डन बाय किडनी, यानी किडनी ही करती है। किडनी ने तो यूरिन बनाना है और यूरिन में पानी भी निकल रहा होता है और साल्ट भी निकल रहे होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं ना। तो ओस्मो रेगुलेशन मेनली किडनी करती है और एक्सक्रीशन मेनली ये ऑर्गन्स करते हैं। जी बेटा, मूव टू द पार्ट नंबर 2। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला में आपने फ़र्क करना है। जी, तो इसका जवाब आपको इस पेज पे मिल जाएगा, यहाँ पर किडनी एक्सप्लेन है ना। सो रीनल कॉर्टेक्स जो होता है ना, वो किडनी का बाहर वाला पोर्शन होता है, दिस वन, आउटर पोर्शन। ठीक है, तो देखिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, जितना बुक पे लिखा है मैं उतना ही कहता हूँ कि बच्चा याद कर ले, काफ़ी है। सो रीनल कॉर्टेक्स किडनी का बाहर वाला हिस्सा होता है, और जो रीनल मेडुला होता है ना, वो आप देखें थोड़ा अंदर करके मेंशन है, यानी वो किडनी का अंदर वाला हिस्सा होता है। सो पहला पॉइंट क्या है? द आउटर रीजन इज़ कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे एक लफ्ज़ ऐड कर लें, द आउटर रीजन ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा है ना, वो रीनल कॉर्टेक्स है। वाइल द इनर वन इज़ कॉल्ड रीनल मेडुला, लेकिन रीनल मेडुला क्या है? थोड़ा अंदर वाला। एक और फ़र्क आपने याद रखना है कि ये जो रीनल पिरामिड्स होते हैं ना, ये अंदर वाले हैं, साइड पे मौजूद है, और अंदर वाला हिस्सा कौन सा है? रीनल मेडुला। यानी दूसरा फ़र्क क्या हुआ कि ये जो रीनल मेडुला है, इसमें रीनल पिरामिड्स होते हैं, जबकि आप कह सकते हैं कि रीनल कॉर्टेक्स में नहीं होते। तो ये भी फ़र्क बन गया ना, ये लिखा भी हुआ है किताब पे। सो कहता है देयर आर मैनी कोन शेप्ड एरियाज़ इन द रीनल मेडुला। पॉइंट टू नोट, रीनल मेडुला के अंदर मैनी, बहुत सारे कोन शेप एरिया होते हैं, कॉल्ड रीनल पिरामिड्स, उनको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। और दूसरा रीनल कॉर्टेक्स में पॉइंट बना लें, देयर आर नो कोन शेप्ड एरियाज़ इन रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यहाँ पे कर दें और पीछे लिख दें देयर आर नो कोन शेप एरिया। ठीक है, कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। तो यानी रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई पिरामिड नहीं होता, मेडुला के अंदर बहुत सारे होते हैं। ये दूसरा फ़र्क होगा। जी बेटा, तो तीसरा जो सवाल है ना, वो रीनल कॉप्सल और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर है, और ये वही सवाल है जो मैंने आपको यहाँ पर नेफ्रॉन वाला करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो ये वही है, अगर आपने तीसरा नहीं सुना तो पहले वो सुन लें, सेम दोनों का जवाब है। देखिए रीनल कॉप्सल में 2 चीज़ें ना, ग्लोमेरुलस बुमेन कैप्सूल, और रीनल ट्यूब्यूल में 3 चीज़ें हैं बेसिकली, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोपोफेनले, डिस्टल, तो वो सेम ही है सारा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 पे जाते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन और ट्यूब्यूलर सिक्रेशन।
तो बच्चे ये सवाल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 अभी समझा के हटाऊँ। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ किडनीज कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी इसमें हमने यही देखा था ना कि किडनी का काम क्या है। उसमें मैंने तीनों फंक्शन समझा दिए थे किडनी के, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आप इस सवाल के लिए सवाल नंबर 2 को समझ लें, और अगर आपको समझ आ गई तो ये भी क्लियर हो गया। आखिरी चीज़ है हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में फ़र्क आपने लिखना है। जी बेटा, तो आप इधर आ जाएंगे दोबारा इस पेज के ऊपर, और आप हीमोडायलिसिस ये आपको हमने पढ़ाया था, और ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो मैं बेसिक फ़र्क बता देता हूँ, आप साथ साथ कॉपी पे लिखते रहें। हीमोडायलिसिस बॉडी के बाहर होती है, देखें ये बॉडी है और उसके बाहर होती है। तो आप लिखें, मैं बोल रहा हूँ, हीमोडायलिसिस अकर्स आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी से बाहर होती है। और पेरिटोनियल डायलिसिस जो अगले पेज पर जिक्र है ना, ये देखें, ये पेट के बॉडी के अंदर करके प्रोसेस होता है। सो आप यहाँ पर लिखेंगे इट अकर्स इनसाइड द बॉडी। नंबर 2, पहला फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क, हीमोडायलिसिस में एक डायलाइज़र मशीन का इस्तेमाल होता है। तो आप लिखेंगे इन हीमोडायलिसिस डायलाइज़र मशीन इज़ यूज्ड, ठीक है। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है, कोई मशीन नहीं होती। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है ना, मैंने पढ़ाया था, यही मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है। सो आप लिखेंगे इन पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इज़ यूज्ड, ठीक हो गया। और बेटा तीसरा पॉइंट आप खुद लिख लें कि हीमोडायलिसिस जब करवाई जाती है ना, तो ये थोड़ी फास्टर होती है। सो हीमोडायलिसिस इज़ फास्टर, तीसरा पॉइंट। और पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ना, वो थोड़ा स्लो टाइम वाला प्रोसेस है। सो आप लिखें पेरिटोनियल डायलिसिस इज़ स्लो प्रोसेस।